आज व्यू 360 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना जनरल असेंबली का तारीख में पहली बार वर्चुअल इजलास, कोरोना वायरस की वैक्सीन मरकज़े बहस। पूरे पाकिस्तान में डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लाहौर में आवारा कुत्तों के मसले का तवील मुद्दती और महफूज हल निकालने के लिए हुकूमती इदारों के साथ जानवरों के हुकूक की तंजीमें भी सरगर्म। I really want to visit Pakistan. और मशहूर ज़माना तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल के मरकजी अदाकार एंगन अल्तान की खुसूसी गुफ्तगू, पाकिस्तानी मद्दाहों से मिलने के लिए तैयार। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और दुनिया की सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा भी इसी से है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 75वें सालाना इजलास का आगाज इस हफ्ते हुआ है। मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं के खिताब मंगल से शुरू होंगे, लेकिन तारीख में पहली बार आलमी रहनुमा इस इजलास के लिए न्यूयॉर्क में एक छत तले जमा नहीं हो रहे, बल्कि कोरोना वायरस की वबा के बाइस वर्चुअली यानी इंटरनेट के जरिए खिताब करेंगे। तमाम रहनुमा रिकॉर्डेड वीडियो पैगामात भेज रहे हैं और रहनुमाओं की साइड मीटिंग्स भी वर्चुअल होंगी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास साल का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी इज्तिमा होता है और इस दौरान अहम शख्सियात को महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजामात की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस साल बातचीत वर्चुअली या इंटरनेट के जरिए हो रही है, जिसके अलग चैलेंजेस हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 75वें इजलास का आगाज एक बदले हुए न्यूयॉर्क शहर में हुआ। मुलाकातें और तकरीरें अब भी हो रही हैं, लेकिन शहर में हुजूम और ट्रैफिक नहीं है। इस साल हमारे इस वसी और तारीखी जनरल असेंबली हॉल में एक वीडियो बयान दिया जाएगा और हर रुकन रियासत का सिर्फ एक नुमाइंदा जनरल असेंबली हॉल में मौजूद होगा, ताकि कोविड-19 की वबा के बायस लोगों की तादाद कम रखी जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ब्रैंडन वर्मा का कहना है कि इस नए ऑनलाइन तरीक़ेकार की वजह से वर्चुअल यानी ऑनलाइन मीटिंग्स में शिरकत करने वाले आलमी रहनुमाओं की तादाद में इजाफा हुआ है। So actually this year, because it's virtual, we're actually seeing bigger. इस साल हमारे पास 120 के करीब सरबराहान मुमलिकत हैं जो वीडियो पैगाम के जरिए तकरीर करेंगे। इसके अलावा लगभग 54 सरबराह हुकूमत, जिनमें वज़राए आज़म भी शामिल हैं, तो हम यकीनी तौर पर बड़ी तादाद देख रहे हैं। माजी में 70-80 सरबराहान ही ज़ाती हैसियत में खिताब करते रहे हैं। State briefing in person, and this year it's almost 120. अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के करीब रिहाइश पजीर न्यूयॉर्क के शहरी इस साल गैर मुल्की सयाहों की अदम मौजूदगी के बारे में मिले जुले जज्बात रखते हैं। मैं इस इलाके में तकरीबन 5 साल से रह रही हूँ और यहाँ बहुत गहमा गहमी रहती है और रात को खतरा भी महसूस होता था। लिहाजा मैं वाकई खुश हूँ कि इस बार अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास नहीं हुआ। ये वाकई एक बहुत बड़ा इवेंट है और ये एक तरह से दिलचस्प बात है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और वो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे इस इलाके में छोटे कारोबार करने वालों से हमदर्दी है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे न्यूयॉर्क सिटी में पाबंदियों और समाजी इक़दामात से कोरोना के वबाई मरज के बड़े पैमाने पर फैलने में कमी आई है, लेकिन शहर की मुआशी बहाली में कई साल लग सकते हैं। शहरी हुकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम का कहना है कि मुआशी सरगर्मियां न होने की वजह शहर के 1/3 छोटे कारोबार करने वाले 70,000 मालिकान मुआशी सरगर्मियां न होने के बायस खत्म हो जाएंगी। हजारों बैनुल-अक़वामी शुरका पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली शहर के माली बोझ को कम कर सकती थी, लेकिन इस साल के ऑनलाइन इनाकाद की वजह से ये मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा इस ब्लॉक के बिल्कुल करीब है। आमतौर पर यहाँ सैकड़ों अफराद नाश्ते, लंच और डिनर के लिए आते हैं, मगर अब इसका असर यकीनन हमारे कारोबार पर पड़ेगा। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क के बासियों को इस मरतबा बंद गलियों और मैनहट्टन के ब्लॉक दर ब्लॉक फैली गाड़ियों की लंबी कतारों की गैर मौजूदगी पर कोई अफसोस नहीं होगा, जो जनरल असेंबली के इजलास के दौरान आम होता है। ये अच्छा है कि यहाँ ट्रैफिक और भीड़ भी कम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जुड़ी इस गहमा गहमी की अदम मौजूदगी एक इशारा है कोविड-19 की वबा पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। मुझे ये एक तरह से अफसोस के साथ याद दिलाती है कि पूरी दुनिया रुक सी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये रौनकें अगले साल वापस लौट आएंगी। आरोन फैदर के साथ सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی مؤثر اور قوت خرید میں آنے والی ویکسین کی تیاری کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت اور دیگر اداروں کے اتحاد کے ساتھ کام نہیں کر رہا، مگر صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ویکسین 1 ماہ کے اندر دستیاب ہو سکتی ہے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضروری انتظامات پہلے ہی کیے جا رہے ہیں۔ We're on track to deliver and distribute the vaccine. ہم ویکسین کو بہت ہی محفوظ اور مؤثر طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے راستے پر ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم اکتوبر میں کسی وقت اسے شروع کر سکیں گے جو ہی ویکسین کا اعلان ہوا۔ لیکن صدر کے اس دعوے سے ان کی انتظامیہ کے عہدیدار بھی اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں امراض کے کنٹرول کے اہم ترین سرکاری ادارے CDC کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ویکسین جلد از جلد بھی اگلے سال کے دوسرے یا تیسرے کوارٹر میں دستیاب ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی حریف جو بائیڈن کا الزام ہے کہ صدر ویکسین کی دستیابی کو اپنے سیاسی عزائم سے جوڑ رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے بھی کورونا وائرس کی ویکسین کی تیاری اور دستیابی سے متعلق اپنا منصوبہ پیش کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ امریکیوں کو جلد اس وبا سے چھٹکارے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ معجزاتی طور پر ختم نہیں ہو جائے گا۔ در حقیقت ویکسین بن بھی گئی تو بھی زیادہ تر لوگوں کو اگلے سال کہیں جا کر دستیاب ہوگی، لہٰذا ہم ایک اور خطرناک موسم میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے کیسز پھر سے سر اٹھا رہے ہیں۔ کورونا کے کیسز سے متعلق پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کی معلومات جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ دنیا کے دیگر کئی ممالک میں مشہور ہونے والے ترک ڈرامے ارطغرل غازی نے جس طرح پاکستان میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس پروجیکٹ سے جڑے ترک فنکاروں کے پاکستانی پرستار ان سے ملنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ ڈرامے میں ارطغرل کا کردار نبھانے والے مرکزی اداکار اینگن الطان نے ہماری ساتھی فائزہ بخاری کو خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنے پرستاروں کی محبت کے شکر گزار ہیں۔ کیا ہوا؟ کیا کر رہے ہو یہاں؟ پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ ترک ڈراموں کی نمائش کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس سال کورونا شٹ ڈاؤن کے دوران ارطغرل غازی ڈرامہ پیش کیا گیا تو اس کی پہلی قسط کو کروڑوں شائقین نے دیکھا اور یہ ڈرامہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ڈرامے میں ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر اینگن الطان سمجھتے ہیں کہ اس ڈرامے کی مقبولیت کی کئی وجوہات ہیں۔ The series has a bit of all the right elements. یہ سیریز کئی صحیح عناصر کا مجموعہ ہے، جیسے اچھی اداکاری، بہت مضبوط اور متاثر کن کہانی، اچھی ڈائریکشن اور فنکاروں کی سخت محنت۔ میرے خیال میں اس کی کامیابی کی یہی وجہ ہے۔ ہر پروجیکٹ کی اپنی مشکلات اور صلاح ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے پرستاروں کی مجھ سے توقعات بڑھ گئی ہیں۔ میں ہمیشہ ان کی محبت کا مستحق بننے کی کوشش کروں گا۔ I will always try to be worthy of their love. ڈرامے کی مقبولیت کے ساتھ ہی اس سے وابستہ فنکاروں کے فینس میں بھی اضافہ ہونے لگا، جن میں بڑی تعداد پاکستانی پرستاروں کی بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان سے اتنی محبت ملنے کے بعد ان فنکاروں نے اردو زبان میں پاکستانیوں کے لیے پیغامات بھیجے۔ انگن بھی اپنے پاکستانی فینس کے بہت شکر گزار ہیں۔ سراہا جانا کسی بھی فنکار کے لیے بہت خوشگوار تجربہ ہے۔ میں پاکستانی پرستاروں کی محبت اور عزت کی بہت قدر کرتا ہوں۔ And I'm really grateful for their love and respect. بھائی میں نے تو ارطغرل غازی ڈرامے کی تمام جو 5 سیزنز ہیں وہ نیٹ فلکس پر دیکھ لیے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں اس کا بھی دوسرا سیزن دکھایا جا رہا ہے تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی کہ آگے کیا کیا ہوگا ڈرامے میں، آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم بات کریں پاکستان میں دکھائے جانے والے ٹرکش ڈراماز کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی بہت سے ڈراماز بہت مشہور ہوئے تھے۔ مجھے ان میں سے کچھ کے نام یاد ہیں، جیسے فاطمہ گل اور عشق ممنون وغیرہ۔ لیکن اب کی بار فرق یہ ہے کہ جب ارطغرل غازی ڈرامہ اتنا مشہور ہوا پاکستان میں تو اب اس ڈرامے کے جو مین ایکٹرز ہیں اور ایکٹریسز ہیں ان کو پاکستان سے آفرز ہو رہی ہیں، جیسے ماڈلنگ کی، اشتہارات میں کام کرنے کی اور برانڈ ایمبیسڈرز وغیرہ بننے کی۔ ان آفرز کو قبول کرنے میں پہل ارطغرل ڈرامے کی مرکزی اداکارہ حلیمہ سلطان یعنی اسرا بلگچ نے کی، پہلے ایک پاکستانی جریدے کے لیے ماڈلنگ کر کے اور پھر ایک پاکستانی موبائل کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر بن کر۔ انگن کو بھی حالیہ دنوں میں اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا، جس کے تحت انہیں اسلام آباد میں ترکی کی مشہور بلو ماسک کی طرز پر تعمیر کی جانے والی ماڈل مسجد کا افتتاح کرنے پاکستان آنا تھا۔ تاہم ذاتی وجوہات کی وجہ سے انگن نے یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے اور اب وہ پاکستان سے ملنے والی دیگر آفرز پر غور کر رہے ہیں۔
I really want to visit Pakistan. मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जाऊं और पाकिस्तानी लोगों से मिलूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करूंगा। I will be visiting soon. मैंने भी इंगिन अल्तान को वॉइस ऑफ अमेरिका आने की दावत दी, जिसे उन्होंने खुशदिली से कबूल किया। Thank you very much. I appreciate the invitation. मैं आपकी दावत की भी कदर करता हूं। आप सबसे भी जल्द मुलाकात की उम्मीद है। चलिए देखते हैं कि उनका पाकिस्तान जाना पहले होता है या अमेरिका आना। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में नजर आने वाले एक देरीना मसले की। सड़कों पर आवारा कुत्ते हर शहर में नजर आते हैं और सेहत आमा के लिए खतरा बन चुके हैं। लाहौर में आवारा कुत्तों के मसले का तवील मुद्दती और महफूज हल निकालने के लिए हुकूमती इदारों के साथ अब जानवरों के हुकूक की तंजीमें भी शामिल हो गई हैं। पहले मरहले में जानवरों को वैक्सीन के जरिए बेजरर बनाया जाएगा, जबकि उनकी आबादी कम करने के लिए नसबंदी का तरीका अपनाया जाएगा। मंसूबे का आगाज लाहौर के शाहदरा टाउन से किया गया है, जहां कुत्तों के काटने के केसेस सबसे ज्यादा सामने आते हैं। तफसील जानते हैं समन खान की इस रिपोर्ट से। लाहौर के नवाह में आबाद इलाके शाम के भटिया में आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम जारी है, लेकिन इन कुत्तों को मारा नहीं जाएगा बल्कि महफूज बनाया जा रहा है। जानवरों पर जुल्म की रोकथाम के हुकूमती इदारे SPCA और निजी तंजीम गिव अस लाइफ एनिमल वेलफेयर के ताउन से कुत्तों को एंटी रेबिस वैक्सीन दी जा रही है। हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल होने पर इन कुत्तों में बावलेपन की बीमारी का इम्कान खत्म हो जाता है। पूरे पंजाब में, इवन पूरे पाकिस्तान में डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अस्पतालों में ह्यूमन वैक्सीनेशन जो कि कुत्ते के काट जाने के बाद लगाई जाती है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से हम ना सिर्फ एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं बल्कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं और ये वाली सोच भी बदलने के लिए भी काम कर रहे हैं। किसी भी जानदार को मार देना मसले का हल नहीं होता है। जानवरों को वैक्सीन देना नई बात नहीं। पालतू कुत्ते रखने वाले अमूमन निजी क्लिनिक से अपने जानवर को हिफाजती टीका जात का कोर्स करवाते हैं, लेकिन सड़कों पर फिरने वाले कुत्तों को रेबिस फ्री बनाने का प्रोग्राम जिले सतह पर पहली काविश है। वैक्सीन जब हम रेबीज करते हैं तो सबको एक ही वैक्सीन होती है, वो ये नहीं होती कि ये रैबिड है ये रैबिड नहीं है। वैक्सीन हम करते हैं बीमारी से पहले। अगर पेट एनिमल है वो आपके बुलाने पे आ जाता है, ऑनर कोई भी पास हो तो वो उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रे डॉग्स को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको हम या तो कैचिंग मेथड है, इनका जाल होता है उसमें इसको फंसा के पकड़ लेते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको फूड वगैरह दे के कोई ट्रीट दे के उसके थ्रू हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में कानून के तहत बेजरर जानवर को मारने पर 50,000 से 3 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, लेकिन हुकूमती इदारों को इससे अस्तशना हासिल है। शहरियों की शिकायत पर हर साल सिर्फ लाहौर में कमोबेश 20,000 आवारा कुत्तों को मार दिया जाता है। कराची में भी ये प्रॉब्लम आई कि जो कुत्ते आपने सेव कर लिए थे उनको मार दिया गया। आप पूरी मेहनत से कुत्ते को सेव करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, स्प्रे न्यूटर करते हैं और कोई आए और उसको जहर दे के मार दे। तो उसके साथ जो अवेयरनेस कैंपेन है वो हम लोगों को बताएंगे कि जी जुर्माना होगा और सजा होगी, तो अब आपने इसको हाथ नहीं लगाना। वैक्सीनेशन के कोर्स के बाद कॉलर पहनाकर या टैटू करके इन कुत्तों को वापस आबादी में भेज दिया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड और तमाम मालूमात महकमा लाइफ स्टॉक के पास मौजूद होंगी। फिलहाल हमारे पास 50 वैक्सीन हर हफ्ते के हवाले से अवेलेबल की जा रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि इसको आने वाले दिनों में हम इसकी तादाद बढ़ा देंगे। पहले मरहले में लाहौर के 9 टाउन से काम का आगाज हुआ है, जिसके बाद इसे सूबे की सतह पर फैलाने की कोशिश की जाएगी। इस मंसूबे की कामयाबी के लिए मुकामी हुकूमत और इदारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ताउन हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि कुत्तों को रेबिस वायरस से पाक करने के लिए वैक्सीन मुल्की सतह पर ज्यादा से ज्यादा तैयार की जाए और ये बाआसानी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हो। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती एहलकारों का, सहाफियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। अमेरिका में सियाफाम शहरियों की तारीख उतार चढ़ाव से भरपूर है। सियाफामों को अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था, लेकिन तारीख में एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका में कई ऐसे शहर बढ़ रहे थे जिनकी पूरी आबादी सियाफाम थी और वो मुआशी तौर पर मजबूत शहर गर्दाने जाते थे। आइए चलते हैं अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा, जहां किसी जमाने में 50 से ज्यादा ऐसे शहर थे, लेकिन आज सिर्फ 13 बाकी हैं और उन्हें बचाने के लिए भी जद्दोजहद जारी है। ये शहर कैसे बसे और क्यों खत्म हो गए, देखते हैं इसकी कहानी। 1830 की दहाई में अमरीकी हुकूमत ने सफेद फार्म आबादकारों को बसाने के लिए 60,000 से ज्यादा मकामी अमरीकी कबाइल को रियासत ओक्लाहोमा से मुंतकिल होने पर मजबूर किया। इन नए सफेद फार्म रिहायशियों के साथ उनके गुलाम भी आए। आजादी पाने के बाद इन स्याह फार्मों ने मिलकर अपने लिए नए शहर तामीर किए, जहाँ उन्हें ऐसे लोगों के दरमियान रहने का मौका मिला जो उन जैसे दिखाई देते थे और जो इस हालत जार को समझते थे जिससे वो फरार हुए थे, जो अपनी मकामी हुकूमत बनाने के नए मौके के लिए तैयार थे। हुक्मरान नहीं बल्कि मेयर और मुंतखब ओहदेदारों की सतह पर अपने जैसे लोगों के लिए ये एक हैरत अंगेज मौका था। वहाँ खुद कफील आबादियाँ तरक्की की मनाजिल तय करती रहीं। 1910 की दहाई में बोली एक फलता फूलता शहर था, जहाँ होटल्स, डॉक्टर्स, वकला, स्कूल्स, कॉलेजेस और रेस्टोरेंट्स थे। बोली में उनका अपना एक अखबार था, उनकी अपनी फोन कंपनी थी, लिहाजा ये तिजारती और रिहायशी जिंदगी का झुरमुट सा था। इसके अलावा ज्यादातर शहरों के आसपास हजारों फार्म्स भी थे। लेकिन 1930 की दहाई में बदतरीन मुआशी बहरान ने इन स्याह फार्म शहरों को शदीद मुतासिर किया। बहुत से रिहायशी रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर चले गए और कस्बों की आबादी कम होती गई। आज ओक्लाहोमा में सिर्फ 13 स्याह फार्म कस्बे बाकी हैं, जिनमें से एक ग्रेसन है। यहाँ सिर्फ 140 लोग आबाद हैं। 90% of the individuals are retirees. यहाँ 90% अफराद रिटायर्ड हैं या किसी किस्म की माजूरी में मुब्तला हैं और ग्रेसन में अपने घरों को लौट आए हैं, लिहाजा हमारी कम्युनिटी की यही आबादी है। The population in our community. आज एक सालाना मवेशी मेला यहाँ लोगों को खींच लाता है। लियोन एंडरसन को याद है कि वो नौउम्री में यहाँ कैसे अपने हुनर का मुजाहिरा करते थे। We didn't have a movie theater. हमारे पास सिनेमा घर नहीं था, हमारे पास इख्तिताम हफ्ता तफरीह के लिए कोई ड्राइव इन थिएटर नहीं था, लेकिन हम सब घोड़ा तैयार करके जानवरों के बाड़े तक तो जा सकते थे। शर्ली बलार्ड नेरो करीब ही स्याह फार्मों के एक कस्बे कलर व्यू में पली बड़ी हैं। मकामी अमेरिकी कबाइल के लोग हमारे आसपास रहते थे, तो ये सिर्फ स्याह फार्म शहर नहीं है। हम सब एक ही जगह पर खेलते थे, अपनी डाक एक ही जगह से लेते थे, लेकिन जब स्कूल जाने का वक्त आता तो हम अलग अलग स्कूल बसों में सवार होते थे। तारीख की टीचर शर्ली बलार्ड नेरो और उनके शौहर रिटायरमेंट के बाद कलर व्यू अपने घर लौट आए। मैं यहाँ वापस आना चाहती थी। मैं जानती थी कि इस कस्बे को हमारी जरूरत है और हमारे पास क्लियर व्यू का असासा बनने की सलाहियत और आगाही थी। स्याह फार्म आबादी वाले इन पुराने शहरों में बहुत सारी इमारतें टूट फूट का शिकार हैं और वीरान पड़ी हैं। कलर व्यू 1939 में तामीर होने वाले एक स्कूल के जिम को महफूज करने में कामयाब हो गया। अब ये एक कम्युनिटी सेंटर है जिसमें जनाजे, खानदानी तकारीब और दीगर तकरीबात मुनक्किद होती हैं, जिनसे शहर के लिए रकम इकट्ठी करने में मदद मिलती है। ओक्लाहोमा के स्याह फार्म शहरों को जिंदा करना रजाकारों के एक ग्रुप का हदफ है, जिसे कोल्ट्रेन ग्रुप कहा जाता है। If all of these buildings are gone, there's really no story. अगर ये तमाम इमारतें ख़त्म हो गईं तो वाकई यहाँ कोई किस्सा कहानी नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप खाली ज़मीन को देख रहे हैं। क्या आप सिर्फ खाली जगह का सोच सकते हैं? अगर ये इमारतें तामीर की जाएं तो ये स्याह फार्म आबादी वाले इन तारीखी शहरों की मईशत को सहारा देने में मददगार साबित होंगी। ओक्लाहोमा की तारीख के इस अहम हिस्से को हमेशा के लिए ज़ाया होने से बचाने में दिलचस्पी बढ़ाने और फंड्स जमा करने की उम्मीद में कोल्ट्रेन ग्रुप स्याह फार्म आबादी वाले इन शहरों की सैर कराता है। डोरा मैकॉर्ड की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के,
उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझते कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। और शो के आखिर में आपको लिए चलते हैं मिस्र के सहराए सीना, जहां एक बार फिर ऊंट दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऊंटों की दौड़ अरब दुनिया का एक मकबूल खेल है जिसे कोरोना वायरस ने बंद करवा दिया, मगर अब वहां जिंदगी की ये रौनक वापस आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से 6 माह के वक्फे के बाद सहराए सीना के एक वसी मुर्तजा मैदान में सैकड़ों पुरजोश बिद्दू अपने अपने ऊंट दौड़ाने के लिए लाए हैं। 500 से ज्यादा ऊंट दौड़ में शरीक हो रहे हैं और उनके मालिक अपना रवायती लिबास और पगड़ी पहने पूरे जोश और खरोश से उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। दौड़ से यूं लगता है कि जैसे रेत की आंधी चल रही है। नुवेबा कैमल क्लब के सरबरा साले अल मुजीनी का कहना है कि ये मुकाबला आलमी मुकाबले की तैयारी है जो इस साल अक्टूबर में शर्मुल शेख में मुनक्कद होगा। ये दौड़ एक खानदानी विरसा समझी जाती है और हम इसकी हिफाजत और अहया की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसे एक नस्ल से दूसरी को सौंप सकें। ये रेस गुज़िश्ता 100 साल से जारी है। ऊंटों की पुश्त पर रेसिंग जर्सियां पहने चाबुक लहराते हुए मैकेनिकल जॉकी बैठे हैं जिनका वजन इंसानी सवारों के मुकाबले में कम है। बिद्दुओं के लिए ये रेस रवायती विरसे को जिंदा रखने की एक कोशिश है। हमने इस रेस के एहतमाम का फैसला क्यों किया? क्योंकि ये एक विरसा है जो कि कारों की इजाद के बाद खत्म हो गया था और अब ऊंटों पर सवारी करने वाले लोग भी नहीं रहे। इस रेस का मकसद इस विरसे की तजदीद है। इन मुकाबलों को मुलतवी करने से ऊंट मालिकान को सख्त नुकसान हुआ क्योंकि उनके अपने जानवरों की तरबियत, खुराक और तिबी मुआयने के अखराजात तो बहरहाल उठाने थे। शेख हसन के मुताबिक सिर्फ 6 माह के दौरान ऊंट मालिकान को $6,25,000 से लेकर $9,40,000 तक नुकसान हुआ। कोरोना वायरस ने हमें मुआशी नुकसान पहुंचाया है। बिद्दुओं के खासकर ऊंट मालिकान के नुकसानात किसी तौर 15 मिलियन पाउंड से कम नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि जिसको इनाम मिलेगा वही ट्रेडिंग भी करेगा।